नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में चुनाव के परिणाम आए हुए 13 दिन हो चुके हैं। सरकार बने हुए भी बिहार में एक हफ्ता हो चुका है। नीतीश कुमार की सरकार गठित हो चुकी है। मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर की लड़ाई बिहार में, महागठबंधन की लड़ाई भी चल रही है लेकिन ये ढकी छुपी है। लेकिन कांग्रेस की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने 43 अपने नेताओं को शोकॉज दिया, 7 कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। लगातार दोनों गुट के बड़े नेता भी अब इस वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप पे कूद चुके हैं। तारिक अनवर जैसे वरिष्ठ सांसद कई नेताओं को उनका आईना दिखा रहे हैं। साथ ही कांग्रेस पार्टी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष ने आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पर सवाल उठा दिया, खुलेआम उठा दिया। राजेश राम ने कहा कि मैं पद पर हूं इसीलिए चुप हूं, वरना मैं भी सवाल कर सकता हूं। नहीं, कुछ बोलते बोलते बहुत कुछ बोल गए राजेश राम और कहा कि मैं पद पर हूं इसीलिए बहुत कुछ नहीं बोल सकता, अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी मेरे पास है। अन्यथा यह सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए कि जो व्यक्ति खुद अपने पुत्र को चुनाव नहीं जितवा सका, कांग्रेस की टिकट पर एक भी चुनाव लोकसभा का नहीं जीत सका, 2 बार लड़ने के बावजूद पुत्र को 2 बार नहीं जितवा सका, वो चुनाव जीतने और हारने की बात करता है। वो सवाल कैसे उठाने का हक मेरे ऊपर है उनको। ये सवाल आज राजेश राम ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह से पूछा। मित्रों, हम सब लगातार जुड़े रहे हैं एक दूसरे के साथ इस पॉलिटिकल आइडिया के प्लेटफॉर्म पर, और मैं बार बार बताता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की बिहार में मुख्य समस्या केवल कांग्रेस की नहीं बल्कि विपक्ष की मुख्य समस्या बिहार में एक राजनीति की समझ रखने वाले हर व्यक्ति को है। उसके बावजूद बिहार में महागठबंधन ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी, जिसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में सुसाइडल मतलब इफेक्ट जो है वो दिखता है कि मैंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कांग्रेस भी करती रही है। जानते समझते हुए भी वही काम करती है जो काम उसे नहीं करना चाहिए। वही दूसरी तरफ देखिए आप एनडीए में उसमें जो सबसे बड़ा दल है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, हर प्रयोग करती है चुनाव के अंदर। नीतीश कुमार को देखिए, लगातार 20 वर्षों के बाद भी मुख्यमंत्री बने। क्यों बने? इसलिए कि नीतीश कुमार कभी भी किसी प्रयोग को करने में हिचकते नहीं है। इस बार तो जो गलतियां हुई महागठबंधन से बताने की, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं अपनी आदत से मजबूर हैं। अपनी आदत से मजबूर है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक आध नाम ले लूं। बिहार में कई ऐसे पत्रकार हैं जो हर पक्ष के पॉकेट के पत्रकार होते हैं, ठीक है, जो किसी मतलब अगर कोई नेता या कोई राजनीतिक दल कह दे कि आज तो सूरज पश्चिम में उगा है, तो वो कहेंगे हाँ मैंने देखा था सबसे पहले, सर आपसे पहले मैंने ही देखा था, ठीक है। तो ऐसे कहने वाले लोगों की कमी नहीं है। मतलब अगर आप किसी के मित्र बनकर उसे और गड्ढे में धकेल देते हैं, मतलब वो गड्ढा में की तरफ जा रहा है तो आप रोकते नहीं है बल्कि और गड्ढे में धकेल देते हैं। तो यही स्थिति है बिहार में विपक्षी राजनीति की। विपक्ष की राजनीति केवल और केवल मैं में सिमटी हुई है। मैं, और मैं भी क्या, मैं का मतलब है केवल मेरे लिए पद, इसके अलावा कुछ नहीं है। चाहे कांग्रेस पार्टी की विशेष रूप से अगर हम बात करें तो कांग्रेस बिहार में, चूंकि आज हम इस वीडियो में कांग्रेस की बात कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, कांग्रेस बिहार में खुद तय नहीं कर पा रही है कि कांग्रेस का लाइन क्या होगा। यह दिक्कत है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने कई बार प्रयास किया लेकिन उस लाइन पर डटती नहीं है। 2010 की विधानसभा चुनाव की बात मैं बताऊं, 2010 में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ी, ठीक है, चुनाव में पराजित हुई। लेकिन बात बताइए 2010 का जो परिणाम था उसमें कांग्रेस साथ रहकर भी क्या कर लेती, ये बता दीजिए मुझे। कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार के सहयोग से कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी को जिंदा कर दिया। याद कीजिए वो दिन
याद कीजिए वो दिन जब नीतीश कुमार को यह लग गया कि बिहार में मैं अकेले बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकता। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने दो काम किया था। पहला काम किया था कि इस्तीफा देकर जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था, और दूसरा काम किया था नीतीश कुमार कि सीधे सोनिया गांधी की शरण में पहुंच गए थे। सच है या झूठ है बताइए आप। मैं कोई भी बात हवा में नहीं करता, बिना तथ्य के कोई बातें नहीं होती। सीधा सोनिया गांधी के दरबार में पहुंचे नीतीश कुमार और कहा कि लालू जी को मनाइए, समझाइए कि हम लोग साथ रहेंगे। सोनिया गांधी के कहने पर ही लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को गोदी में बैठाया था। कई पत्रकारों ने पूछा कि लालू यादव से कि भाई नीतीश कुमार को कैसे, आपको तो पानी पी पी कर गाली देते हैं नीतीश कुमार, आपके बल पे ही, आपका विरोध करके ही, लालू यादव का विरोध करके ही राजनीति मैंने अपना पहचान नीतीश कुमार ने बनाया था। उस नीतीश कुमार को आप कैसे, तो लालू यादव का वो बयान आज भी कान में गूंजता है जब लालू यादव ने कहा था कि छोटा भाई है, पैर पकड़ लिया तो क्या लात मार देते, गोद में उठा लिए। फिर क्या हुआ 2 साल के बाद, कहने की आवश्यकता नहीं है। कहने की आवश्यकता इसलिए भी नहीं है कि उसमें गलती कांग्रेस पार्टी की भी रही कि अगर लालू प्रसाद यादव को मोटिवेट करने में एक तरफ जहां कांग्रेस की भूमिका रही स्वीकार कर लेने में, बल्कि उस समय में परिस्थिति यह थी कि बिहार की राजनीति में एक साथ नीतीश कुमार कमजोर थे। 2 लोकसभा सीट जीत पाई थी जनता दल यूनाइटेड 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2 लोकसभा सीट, 29 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो सकती थी। और नीतीश कुमार की राजनीति खत्म होने का मतलब क्या होता? बीजेपी चूंकि केंद्र में सत्ता में थी, बीजेपी के खिलाफ मजबूत कौन होता? वैकल्पिक राजनीति किसकी आगे बढ़ती? अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कमजोर होता, नीतीश कुमार कमजोर होते, दोनों के कमजोर होने का लाभ किसको मिलता? अल्टीमेटली कांग्रेस को मिलता। स्वाभाविक रूप से था, लेकिन कांग्रेस ने उस मौके को गंवाया। उस मौके को तब भी गंवाया जब नीतीश कुमार का संबंध लालू यादव से खराब हुआ। तब भी नीतीश कुमार, कांग्रेस के पास यह मौका था कि कांग्रेस को कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार, कम्युनिस्ट पार्टियां और कांग्रेस के साथ तालमेल करके नीतीश कुमार की राजनीति आगे बढ़ सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने यह तय नहीं किया कि आरजेडी को छोड़े या नहीं छोड़े। आरजेडी के मुंह में पड़ी रही और आरजेडी धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करती रही। मैं ये बता रहा हूं, कब्जा करती रही। आरजेडी की मर्जी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते रहे, आरजेडी की मर्जी के नेता विधायक दल चुने जाते रहे, आरजेडी की मर्जी के लोग विधान पार्षद बनाए जाते रहे, आरजेडी की मर्जी के लोग राज्यसभा में भेजे जाते रहे, आरजेडी की मर्जी के अनुसार लोकसभा में टिकट बांटे जाते रहे कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी की मर्जी से विधानसभा कौन सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ये तय किए जाते रहे। परिणाम क्या हुआ? अंतिम परिणाम अगर देखना हो तो 2024 का विधानसभा चुनाव का परिणाम देखिए। एक बार क्या कांग्रेस अड़ी, एक बार क्या कांग्रेस अड़ी, एक बार क्या राहुल गांधी ने केवल ये चर्चा की कांग्रेस ने कि भाई हमें केवल हराकू सीटें आप क्यों दे रहे हैं? पिछली बार 70 सीटों में 45 सीटें ऐसी मिली थी कांग्रेस पार्टी को जहां पर कि 7 बार से कोई चुनाव महागठबंधन का एक भी दल नहीं जीत सका है। आप उम्मीद करते थे कि कांग्रेस कैसे जीत लेगी? तब बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। टिकट के सीट बंटवारे से पहले, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव, तीनों चुनावों में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों को टिकट सिंबल बांट दिया था। सीट की घोषणा ही नहीं हुई। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस की मांग थी कि पूर्णिया बेगूसराय मिलना चाहिए, पूर्णिया से पप्पू यादव के लिए, बेगूसराय से कन्हैया कुमार के लिए। कांग्रेस पार्टी आरजेडी ने दिया क्या? नहीं। वहां से पहले ही 1 महीना पहले बीमा भारती को जदयू से लाकर सिंबल दे दिया गया था। बेगूसराय में कह दिया गया था सीपीआई को कि आप अपना उम्मीदवार लड़वा लीजिए। अभी विधानसभा चुनाव में एक तो कांग्रेस ने मुकेश सहनी के लिए 9 सीटें छोड़ी, उसके बाद 12 सीटों पर आरजेडी और सीपीआई सीपीएम ने मिलकर अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। बचे कितने? 49 सीट। कांग्रेस की कई सीटों पर आरजेडी ने हराने का प्रयास किया।
मैं कई बार बता चुका हूं कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी वहां पर प्रदर्शन कराया गया। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बिना झंडा पोस्टर के राजेश राम को हराने का प्रयास किया, उसमें सफल हुआ। अजीत शर्मा को हराने के लिए एक अल्पसंख्यक उम्मीदवार को टिकट देने की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन वहां अजीत शर्मा जो नेता विधायक दल थे पहले, उन्होंने व्यक्तिगत संबंध के आधार पर झारखंड सरकार में मंत्री संजय यादव के सहयोग से उस मुस्लिम उम्मीदवार को नामांकन करने से रोकने में सफल रहे, वरना और मार्जिन और 10-20 हजार का बढ़ गया रहता वहां भागलपुर में। ठीक है, कांग्रेस की जीती हुई सीटें, राजा पाकर विधानसभा सीट जहां से प्रतिमा कुमारी दास विधायिका थी, वहां पर सीपीआई से उम्मीदवार खड़ा करवा दिया गया। महाराजगंज विधानसभा सीट कांग्रेस की जीती हुई सीट पे आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया, बताए बिना, कांग्रेस को बिना बताए। मतलब जो सीटें आरजेडी से बच गई वो छोड़ दिया गया कि या तो कांग्रेस लड़ ले या वीआईपी लड़ ले या जो भी लड़ना है, खुला खेल फर्रुखाबादी, और नाम दिया गया फ्रेंडली फाइट। फाइट फ्रेंडली होता है क्या? फ्रेंडली कंटेस्ट हो सकता है। कंटेस्ट कब होता है? जब कोई तीसरा प्रतिद्वंदी नहीं हो। जब एनडीए जैसा मजबूत गठबंधन आपके सामने है तो आप फ्रेंडली फाइट करेंगे। कौन सा चुनावी राजनीति आप सीख कर आए हैं? कौन है आपकी पार्टी का चाणक्य? तो जो परिणाम होना था हुआ। अब सवाल उठता है कांग्रेस के पास क्या है, क्या बचा है कांग्रेस के पास? तो कांग्रेस के पास दो चीजें बची हैं, दो रास्ते हैं आज भी मेरे अनुसार। मैं तो पहले भी बताता रहा हूं, कांग्रेस के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आरजेडी की तरफ जाता है, फिर से जाता है। लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूं, आज से नहीं, मैं ठीक है, मैंने सोशल मीडिया पे मैं लगभग 8 महीने से हूं यूट्यूब पे, लेकिन अलग चैनल्स के लिए मैं बातचीत करता रहा पहले से भी। मैंने कई बार कहा कि जब तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में उम्मीदवार होंगे तब तेजस्वी यादव के खिलाफ ध्रुवीकरण तय है। उनके समर्थन में निश्चित है 30% से लेकर 36, 37, 38% तक उनके पक्ष में लोग हैं। लेकिन जो लोग विरोध में हैं वो किसी भी कीमत पर तेजस्वी यादव को जीतने नहीं देंगे। यह सच्चाई है, और इसी सच्चाई से डरकर मैंने बताया है कई बार कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहते थे। तो एक रास्ता उधर है, जो रास्ता अभी भी आगे भी आने वाले दिनों में बंद नहीं होगा। एक पक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे ही रहेंगे। अब सवाल यह उठता है, इस परिस्थिति को बदला कैसे जा सकता है? दूसरा पक्ष रहेगा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बिहार में एमवाई एंटी एमवाई वोट समीकरण पर राजनीति करती रहेगी आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव के कमजोर होने का फायदा बीजेपी यह भी उठाएगी कि बीजेपी यादवों को भी तेजस्वी यादव से तोड़ने का प्रयास करेगी। तेजस्वी यादव को मुसलमान अब देते नहीं वोट तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव लास्ट चॉइस होते हैं मुस्लिम वोटर्स के लिए, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत तेजस्वी यादव को मुस्लिमों की पार्टी बिहार में साबित करती रहेगी। जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बीजेपी बोलती है, नहीं ममता खातून बोलती है ना, ठीक है, मैंने बेगम क्या क्या बोलती है बीजेपी, वैसे ही बिहार में तेजुद्दीन बोलेगी तेजस्वी यादव को, भले ही मुसलमानों का वोट नहीं मिले। अखिलेशुद्दीन बोलती है वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को। क्यों बोलती है बीजेपी को पता है सब कुछ। बीजेपी को पता है कि बिहार का मुसलमान अब तेजस्वी यादव के पॉकेट में नहीं रहा। बिहार के मुसलमान समझ चुका है तेजस्वी यादव की असलियत। फिर भी बीजेपी जानबूझकर चाहेगी कि बीजेपी इस बार भी चाह रही थी ना, इस बार भी आरजेडी को मुसलमानों की पार्टी बीजेपी घोषित कर दी थी, भले ही मुसलमानों को वोट मिले या नहीं मिले। क्योंकि बीजेपी के लिए एआईएमआईएम को चुनौती नहीं है, बीजेपी के लिए चुनौती है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव को दिखाकर ही बीजेपी और एनडीए बिहार में चुनाव जीतती है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए सबसे बेहतर रास्ता वो है जो रास्ता राहुल गांधी ने खोला 2025
जनवरी शुरू होते ही 18 जनवरी को पहली बार राहुल गांधी ने खोला, जब दलितों के मुद्दे पर बिहार में आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया, चाहे भाई रथमाजी को पार्टी में शामिल कराना हो, या फिर जगलाल चौधरी के पुण्यतिथि में बिहार का दौरा करना हो, फिर संविधान बचाओ सम्मेलन करना हो, या फिर दलित अंबेडकर कल्याण छात्रावास में कार्यक्रम करना हो, दलित संवाद करना हो, कुछ हर मामले में दलितों को लेकर आना राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि थी। एक अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना, इसलिए कि अखिलेश प्रसाद सिंह आरजेडी बैकग्राउंड के हैं, राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाना एक क्रांतिकारी कदम था बिहार कांग्रेस के इतिहास में, लेकिन इस पर टिके नहीं रह सके। अब भी समय है कि अगले विधानसभा चुनाव 2030 के लिए राहुल गांधी घोषित कर दे राजेश राम, मैं ये नहीं कर रहा कि राजेश राम को ही, या राजेश राम जैसे किसी दलित चेहरे को, और चूंकि दलित में भी रविदास समाज से मेरा इसलिए मानना है कि चूंकि पासवान जाति चिराग पासवान के साथ है, वर्तमान में टूटने वाली नहीं है। चिराग पासवान भी युवा है, लंबी राजनीति है इनकी, तो दूसरे नंबर की जाति कौन है? रविदास समाज। चाहे वो राजेश राम हो, चाहे और कोई हो, ऐसे चेहरे पर कांग्रेस एक नया केमिस्ट्री बना सकती है वोटर्स की बिहार में, जिसमें दलित भी होगा, मुसलमानों का वोट भी होगा। राहुल गांधी फर्स्ट चॉइस है मुसलमानों के लिए। जहां आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी को लोगों ने रिजेक्ट कम किया है। राहुल गांधी को जहां मुसलमानों ने रिजेक्ट किया, उसके पीछे तेजस्वी फैक्टर ज्यादा था। जहां एआईएमआईएम को भी अपनाया, वहां मजबूरी में अपनाया कांग्रेस के खिलाफ, चूंकि लगा कि नहीं अगर बटेंगे तो फिर बीजेपी या एनडीए जीत जाएगी। लेकिन तो इसीलिए अगर राजेश राम या किसी और दलित चेहरे को आगे करके कांग्रेस सबसे पहले माइनस पासवान दलित प्लस मुसलमान प्लस कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखने वाले सवर्ण, आज भी सवर्ण कांग्रेस को इसलिए वोट नहीं देते कि उनको लगता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव का मुकाबला कर पाएगी। आज अगर बिहार में मैं दावे से कह सकता हूं 50% सवर्ण, अगर कांग्रेस अगर इस स्थिति में हो कि वो आरजेडी को सत्ता में आने से रोक सके, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से रोक सके, तो 50% तक सवर्ण समाज के लोग कांग्रेस के साथ कभी भी जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर अगर दलित चेहरा होता है सीएम का उम्मीदवार, तो अति पिछड़ी जातियां भी, आप याद रखिए, अति पिछड़ी जातियां रविदास समाज के नेता राजेश राम के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा वनस्पत कि वो तेजस्वी यादव की तुलना में। तो इसीलिए इससे बेहतर मौका बिहार में कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा। साथ ही बिहार में एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का लाभ कांग्रेस पार्टी को बिहार के साथ साथ झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में इंस्टेंटली मिलेगा। लेकिन क्या ये बातें कांग्रेस के नेतृत्व को समझ में आएगी? नजर इसी पे बना के रखिए, और नजर बना के रखिए पॉलिटिकल आइडिया पर। हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके सामने आने को कटिबद्ध हैं जिसे आप जानना, सुनना और उसका विश्लेषण समझना चाहते हैं। समाचार केवल ऐसा नहीं होता जैसा वो लिखा होता है, उसके अंदर कई बातें होती है, और उसी को हम लोग कहते हैं कि राजनीतिक समाचारों का विश्लेषण करना। मतलब जो बातें कही गई है उसका अर्थ भी हूबहू वही है क्या? कई बार ऐसा होता भी है, कई बार नहीं भी होता। तो ये इस विश्लेषण के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।